Hi everyone, this is GM into Sushmita Tripathi and I welcome you all to the official YouTube channel of Olive Board. स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में. So in today's session, what we are going to do? आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बैंक्स और एनबीएफसीज के बीच में क्या डिफरेंस है. कल के सेशन में मैंने आपको बता दिया था कि कभी भी जो बैंक होता है उसका क्या हिस्ट्री हुआ है पूरा और उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस होती है. कल के सेशन में हमने ये बातें करी थी. तो आज हम देखेंगे बैंक्स और एनबीएफसीज क्या है. उसके पहले हम थोड़ा बैंक को समझेंगे, एनबीएफसी को समझेंगे. इन दोनों को समझने के बाद हम एक क्लियर डिफरेंस पे चलेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होती है. चलते हैं अपने सेशन की तरफ. बिफोर दैट आप में से कोई भी ऐसा है जो मेरी पीडीएफ नहीं पा रहा है तो आप लोग मुझे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो. GACAY सुष्मिता मैम, ये मेरी टेलीग्राम ग्रुप होती है. यहाँ पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ज्वाइन. याद रखिएगा कि जो मेरी अभी ग्रुप है, पहले की एक दो ग्रुप्स हैं वो बंद हो गई थी. अभी जो मेरी ग्रुप है इसमें अप्रोक्स 54 to 5500 स्टूडेंट्स हैं जिससे आप ज्वाइन कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है ऑलिव बोर्ड का कोई भी मॉक टेस्ट खरीदना या कोई भी सभी कोर्स खरीदना, रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA. इससे जितना भी ऑफ चलता है उससे आप लोगों को एडिशनल 5% ऑफ मिल जाता है. लाइक 40 है तो आपको 45 मिल जाएगा, 50 है तो 55 मिल जाएगा. एडिशनल 5% ऑफ आपको इस कोड के साथ में मिल जाएगा. नाउ मूविंग टू द सेशन फॉर टुडे. देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि बैंक्स की क्या क्या कैटेगरीज हैं. यहाँ मैंने लगा रखा है सब, लेकिन मैं समझाऊंगी आपको अलग से एक जगह पर. एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहीं अलग भी लिखूंगी, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है कि हाँ मैंने जो है अभी सब लिख दिया है तो मैं थोड़ी सी खुद से सेटिस्फाइड फील करती हूँ. ओके, या एक सेकेंड ना. सो हियर वी गो. सबसे पहले देखो, जो भी बैंक्स होते हैं इन सभी का रेगुलेशन करने के लिए आरबीआई है. तो मैं सबसे पहले तो आरबीआई को मेंशन करूंगी, ठीक है. ये है आरबीआई, यही बैंकर्स बैंक है, यही सबको रेगुलेट करता है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया. अब हम लोग कभी भी डिवाइड करेंगे तो इन्हें तीन कैटेगरी में. पहले हम लोग कोऑपरेटिव बैंक को लिखते थे, लेकिन अब कोऑपरेटिव को हम शेड्यूल के अंदर लिखेंगे. तो कैसे डिवीजन करेंगे इसका? देखो, कोई भी अगर जैसे ये बैंक है, ओके, इनका डिवीजन एक होता है आपका जिसे आप क्या कहते हो, शेड्यूल्ड बैंक्स. अगला होता है जिसे आप क्या कहते हो, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. और फिर होता है जिसे आप कहोगे AIFI यानी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. इसकी जो मेरी चैप्टर 5 होगी ना आपके साथ में, वहां पे मैं ये आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी. इनका बनाने का पर्पस, ये एक बैंक की तरह इसलिए काम करता है क्योंकि एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी होता है. आप लोग कह सकते हो कि एक जगह से फंड लेकर उसे चैनलाइज करता है दूसरे सोर्स तक, ताकि जिस भी सेक्टर का डेवलपमेंट सरकार करना चाहती है, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जिसका डेवलपमेंट करना चाहती है, उनके डेवलपमेंट के लिए ये बनाए गए हैं. जैसे नाबार्ड एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर को डेवलप कर रहा है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज को, NHB हाउसिंग को, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को. अब नैफेड ऐड कर दिया गया जो इंफ्रास्ट्रक्चर को करता है यहाँ पे, ठीक है. तो ये टोटल 5 हो जाते हैं, नाबार्ड, NHB, सिडबी, एक्सिम और न्यूएस्ट कौन सा है, नैफेड. ये आपके टोटल 5 हो जाते हैं, याद रखे रहना. ओके, तो ये हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे. अब हम देखते हैं शेड्यूल और नॉन शेड्यूल. कल मैंने आपको बताया था शेड्यूल वो बैंक्स होते हैं जो कि सेकेंड शेड्यूल में एडेड होते हैं और इनकी मिनिमम कैपिटल 5 लाख की होती है. नॉन शेड्यूल वो होते हैं जो कि सेकेंड शेड्यूल में एडेड नहीं है, ठीक है. तो ध्यान रखिएगा, दीज आर नॉट एडेड इन द सेकेंड शेड्यूल बट दीज आर एडेड इन द सेकेंड शेड्यूल. और ये हम लोग फर्दर अगर डिवाइड करें तो हमें कैसे मिलते हैं, कुछ होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स और कुछ होते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है. कोऑपरेटिव को एक अलग सेक्टर, जब आप लोग आरबीआई के पेज पे जाओगे तो आरबीआई ने इन दोनों को अलग अलग करके रखा हुआ है, कमर्शियल और कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव हम लोग पीएसएल के साथ में थोड़ा पढ़ेंगे. अभी हमारा मेन फोकस होगा कमर्शियल बैंक, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है. कमर्शियल बैंक को कैसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं पब्लिक सेक्टर, फिर आते हैं हमारे प्राइवेट सेक्टर, फिर आ जाते हैं हमारे फॉरेन बैंक्स और फिर आ जाते हैं हमारे RRBs, ठीक है. तो ये हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं. अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे बताऊं, कमर्शियल और कोऑपरेटिव में फर्क होता है. कमर्शियल का मतलब जो बिजनेस कर रहा है, कोऑपरेटिव एक ऐसा बैंक है जो अपनी कोऑपरेशन से बना होता है, उसके मेंबर्स या उसके कस्टमर्स भी हुआ करते हैं, ठीक है. ये याद रखे रहना. क्या ये हमारा कमर्शियल बैंक है. अब जरा मैं आप लोगों के साथ में शेड्यूल के कमर्शियल बैंक पे एक बार ये फोकस करती हूँ और इसको हम देख लेते हैं, फिर हम एनबीएफसीज की तरफ चलेंगे, ठीक है. देखो, यहां हमने देखा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ओके, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. अगर मैं इसकी टाइप्स के बारे में आपसे बात करूं तो सबसे पहला देखो हमने क्या देखा, पब्लिक सेक्टर. ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं इसमें जो सरकार की
शेयर होल्डिंग होती है वो 51% से ज्यादा होती है, वो पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी की बात करूं 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, एक एसबीआई है, 11 आपके बाकी जो नेशनलाइज बैंक्स थे वो थे, ओके। तो यहाँ पे हमारे 12 टोटल अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। कोई भी ऐसा बैंक जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग मैक्सिमम होती है, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इज मैक्सिमम, ओके। नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर। जब मैं आपके साथ में प्राइवेट सेक्टर की बात करती हूँ तो ये वो बैंक्स होते हैं जिसमें सरकार की शेयर होल्डिंग मैक्सिमम ना हो कि किसी प्राइवेट ओनर की शेयर होल्डिंग मैक्सिमम होती है। जैसे एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस सॉरी एचडीएफसी, कोटेक, ये सारे के सारे आप लोगों के प्राइवेट, इंडसइंड, आरबीएल, ये सारे आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हुआ करते हैं, ओके। अभी पब्लिक सेक्टर 12 है, प्राइवेट सेक्टर हमारे वहां पे टोटल 22 है। इसके अलावा एक होता है जिसे हम कहते हैं फॉरेन बैंक। तो ये फॉरेन बैंक क्या होता है? फॉरेन बैंक का मतलब होता है जो हेड ऑफिस होता है ये आउटसाइड ऑफ इंडिया है, हेड ऑफिस इज आउटसाइड ऑफ इंडिया। जैसे एग्जांपल सिटी यूनियन बैंक हो गया आप लोगों का, फिर ये आप लोगों का एचएसबीसी हो गया, ये सारे हैं। टोटल फॉरेन बैंक्स अपने देश में इस समय 44 है। इस समय की मैं बात कर रही हूँ, आरबीआई की वेबसाइट पे आप जाओगे वहां पे आपको लिखा लिखा मिल जाएगा, ठीक है। फॉरेन बैंक इस समय 44 है। कोई भी ऐसा बैंक जिसका हेड ऑफिस दूसरे देश में है लेकिन भारत के अंदर काम कर रहा है वो आपका फॉरेन बैंक कहलाता है। इसके अलावा एक हो जाता है आप लोगों का कौन सा, आरआरबी, यानी रीजनल रूरल बैंक्स। अब जरा इसके नाम पे देखना, आप लोग हमेशा आप लोग रूरल पे फोकस करते हो लेकिन जरा रीजनल को भी उतने ही ध्यान से देखो। ये एक रीजन तक स्पेसिफिक होता है, यानी ये बैंक इसी जगह पे खुलेगा, इसी जगह की आसपास में। ये आप लोग अलग अलग स्टेट में एक जैसे बैंक को नहीं पाओगे। तभी कहा जाता है कि आरआरबी में आप जहां भी अपनी पोस्टिंग डाल रहे हो सोच समझ के डालो, क्योंकि आपके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है, आप वहीं पे स्पेसिफिकली रहोगे। ये रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं जो कि सरकारी बैंक है। इसमें सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग कितनी होती है, 50% की होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी शेयर होल्डिंग कितनी होती है, ये होती है 15%, 50 और 15। फिर एक स्पॉन्सर बैंक होता है। स्पॉन्सर बैंक इनमें से कोई भी हो सकता है। कोई भी ऐसा बैंक जिस रीजन में ये लोकेटेड है उसमें जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको इन जनरल बोला जाता है कि यहाँ का स्पॉन्सर बैंक है, ताकि आसपास के जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनको लीड कर सके। चूंकि ये स्पेसिफिक रूरल एरियाज में होता है तो इनके बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए स्पॉन्सर बैंक इनको अलॉट किए जाते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं, स्पॉन्सर बैंक जो भी होता है किसी रीजनल रूरल बैंक का, इसकी शेयर होल्डिंग इसमें 35% होती है। इस तरीके से रीजनल रूरल बैंक्स बनते हैं। स्पॉन्सर बैंक की शेयर होल्डिंग होती है 35%, स्टेट गवर्नमेंट की 15%, सेंट्रल गवर्नमेंट की 50%। क्योंकि रूरल एरिया में होता है इस वजह से इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मैक्सिमम होता है। कल को फेल हो तो एज सच जो स्पॉन्सर बैंक या स्टेट गवर्नमेंट है, स्पॉन्सर बैंक को इतना लॉस ना हो, ठीक है। तो ये आपके हो गए रीजनल रूरल बैंक्स। फिलहाल में हमारे वहां पे आरबीआई की साइड पे लिस्टेड 43 है। तो ये आपके हो जाते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस कहाँ है? पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके अंदर आ जाएंगे, आईपीपीबी इसके अंदर आ जाएगा, एयरटेल इसके अंदर आ जाएगा, पेटीएम इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आप लोग देख रहे हो ना, जो भी सरकारी बैंक है वो इधर आ जाएगा। इन जनरल पब्लिक सेक्टर बैंक अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पब्लिक सेक्टर बैंक तो 12 ही है, ठीक है। पेमेंट बैंक स्पेसिफिक लिखा जाता है, ओके, तब आपसे पूछा जाएगा, वरना पब्लिक सेक्टर बैंक अपने वहां पे 12 हैं। तो कहा जाता है कि इसमें से कहाँ हम उन्हें ढूंढे, इसमें से कहीं ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, वो भी जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर आते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ शेड्यूल कमर्शियल बैंक में उनको अगर हम लोग अलग से लिख दे तो आप कह सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, लेकिन बताने का तरीका यही हो जाता है। क्या अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बता देती हूँ कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कुछ आपके पेमेंट बैंक भी शामिल किए गए और जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो सारे के सारे शामिल किए जा चुके हैं, ठीक है। इतने बैंक्स होने के बाद दो और बैंक्स अलग अलग कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे वहां पे जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनको आखिर में कौन देखेगा, उसके लिए पेमेंट बैंक को बना दिया गया था, और जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दिया गया था। फिलहाल में हमारे वहां पे 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और ये 12 के 12 आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के अंदर शामिल हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे वहां पे 4 पेमेंट बैंक्स हैं और ये आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में है। जियो और एनएसडीएल शेड्यूल नहीं है, याद रखिएगा। अभी जब मैं ये चैप्टर आपका पढ़ा रही हूँ तब तो नहीं है, ओके। कौन कौन से पेमेंट बैंक शेड्यूल कमर्शियल हैं? पेटीएम, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल, आईपीपीबी एंड फिनो, ये आपके क्या हो जाते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में आ जाते हैं।
तो ओवरऑल ये हमारे वहां पे लिस्ट होती है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की, जो कि जनता को डील करते हैं, उनके साथ में डीलिंग करते हैं, उन्हें लोन देना, उनके डिपॉजिट्स लेना, उन्हें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना, ओवरड्राफ्ट या कोई भी और बैंकिंग सुविधा ये लोग उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब एक नए तरीके की बैंक आ चुकी है, इसे मैं हटा के आपको बस एक जनरल बात बता देती हूँ, नियो बैंक। नियो बैंक का मतलब होता है कोई भी ऐसा बैंक जिसका अपना एक भी शाखा नहीं है, जो कि कंप्लीटली ऑनलाइन काम कर रही है, ये आपके नियो बैंक्स होते हैं, इन्हें 5th जनरेशन बैंक कहते हैं। ठीक है, चलो तो बस ऐसे आप लोग याद रखे रहो। यहाँ से अभी तक ऐसे एज सच क्वेश्चन कभी बनता भी है तो वो करंट बेसिस पे बनता है। ओके, चलो खैर, तो ये तो हमने देखा बैंक्स की क्या कैटेगरी होती है, उनकी क्या टाइप होती है। यहाँ पे आपके सामने सारे बैंक्स लिखे हुए हैं, तो ये एक टाइप तो नहीं है, लेकिन चूंकि सबको हेड करने वाला ही सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, मैंने पीडीएफ में लगा लिया, पढ़ लेना। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है जो हमारे देश का मुख्य बैंक होता है, जो बाकी सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। ये बैंक के टाइप में नहीं आता, ये तो बैंकर्स बैंक होता है। ओके, एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक बैंकर्स बैंक है, सरकार के लिए और बैंकों के लिए इसको बनाया गया था सेंट्रल बैंक को। फिलहाल में हमारे वहां पे कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी फॉर्मेशन 1935 में हुई थी। इसका मुख्य काम दो होता है, बैंक्स की रेगुलेशन करना और मॉनेटरी अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमें कोऑपरेटिव बैंक्स दिख रहे हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स वो होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के अंदर आते हैं। आरबीआई अभी नहीं जो है क्या करने लगा है, इन्हें रेगुलेट करने लगा है, और इनका काम जो होता है वो कह सकते हो आप लोग कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को फोकस करते हुए होता है। ओके, ये कोऑपरेशन में बनाए जाते हैं, कुछ लोग मिलकर कोऑपरेट करके इन्हें फॉर्म करते हैं। अभी फिलहाल में जो नई रेगुलेशन आई है उसमें इन्हें 4 ईयर का बताया गया है। ओके, नेक्स्ट देखो कॉमर्शियल बैंक्स। जैसे मैंने आपको बताया कॉमर्शियल बैंक में ये 3 सेक्टर आपके आ रहे थे, फिर आरआरबीज आ रहे थे। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं जो जनता को डील करते हैं। कमर्शियल बैंक का क्या क्या टाइप हो सकता है, पब्लिक सेक्टर जहां गवर्नमेंट की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, प्राइवेट सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट की ना हो कि किसी प्राइवेट सेक्टर की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है, फॉरेन बैंक जिनका हेड ऑफिस किसी फॉरेन कंट्री में है लेकिन अपने देश में काम कर रहा है। रीजनल रूरल बैंक एक स्पेशल टाइप के बैंक बनाए गए थे जिनका मुख्य काम कहां पर होता है, किसी गांव देहात में होता है। ये एक रीजन में स्पेसिफिक होते हैं। पहला जो रीजनल रूरल बैंक बना था ये 1975 के अंदर बना था, इसका नाम था प्रथमा बैंक, और ये कहां बनाया गया था, मुरादाबाद यूपी। इसका स्पॉन्सर बैंक सिंडिकेट बैंक था। सिंडिकेट बैंक अब किस में मर्ज हो चुका है, कनारा बैंक में। ठीक है, खैर जो आरआरबी का एक्ट होता है ये होता है 1976। अब याद रखने वाली बात है, पहला आरआरबी बन गया था 1975 में, लेकिन इसका एक्ट होता है 1976 का। कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहां पे ऑर्गेनाइजेशन पहले आ जाती है और उसका एक्ट 1 साल बाद होता है। जैसे आरआरबी हो गया, सेबी बन गया था 1988 में, लेकिन उसका एक्ट है 1992 का। ओके, ये हो गया आपका आरआरबी। फिर ये आ जाते हैं हमारे लोकल एरिया बैंक्स। लोकल एरिया बैंक जो है इन जनरल ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं, किसी एक लोकल एरिया में इन जनरल वर्क करते हैं। ठीक है, कभी पूछा नहीं जाता है इसलिए हमें इस पे बहुत फोकस नहीं करना है। स्पेशलाइज्ड बैंक जो मैंने आपको भी बताया एआईएफआई। ठीक है, लेक्चर 5 हमारा एआईएफआई का है। इसमें हम देखेंगे क्या एआईएफआई है। ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं एआईएफआई। जैसे मैंने आपको बताया अपने देश में फिलहाल में 5 हैं, और ये जितने भी एआईएफआई हैं इनका रेगुलेशन आरबीआई के अंडर ही होता है। नेक्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक को जरा ध्यान दो, ये बैंक्स लाए गए थे ताकि अपने देश में जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या जो भी छोटे मोटे लेवल पे काम करते हैं इंडस्ट्रीज, उन्हें पैसा पहुंचाया जा सके। हालांकि इसकी सिट भी है, लेकिन ये एक कमर्शियल बैंक है। सिट भी एक डेवलपमेंट बैंक है जो जनता को डील नहीं करती है, पर ये एक कमर्शियल बैंक है जो जनता को डील कर सकती है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके लिए जो कमिटी बैठाई गई थी ये उषा थोराट जी की थी। ठीक है, उनके कहने पे बनाया गया था। फिलहाल में 12 हमारे वहां पे स्मॉल फाइनेंस बैंक है। न्यूएस्ट आपकी कौन सी है, यूनिटी। ओल्डेस्ट आपकी कौन सी होती है, ये आप लोग बताओ। बहुत बार मैंने आपके साथ बात कर रखी है, पंजाब से शुरू हुई थी, कौन सी, कैपिटल। ओके, और बिगेस्ट हो जाती है एयू। खैर, तो ये आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है। कहा जाता है कि अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाना चाहता है कोई भी, तो सबसे पहली बात तो है कि उनके वहां पे जो उनका मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए वो होना चाहिए 200 करोड़। मान लो कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है या कोई एनबीएफसी जो कन्वर्ट होना चाहती है किसमें, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो कहा जाता है कि आपका मिनिमम नेटवर्थ जो होना चाहिए ये 200 करोड़ का होना चाहिए। ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है किसी भी एसएफबी के लिए। इसके अलावा अब जैसे हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि पिछले साल 1 अप्रैल नहीं सॉरी इस साल 1 अप्रैल से शिवालिक मर्सेंटाइल एक कोऑपरेटिव बैंक था, लेकिन वो ट्रांजिट कर गया था स्मॉल फाइनेंस में। तो ऐसे भी केसेस पॉसिबल है जब एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ट्रांजिट करना चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक में। कहा जाता है कि उनकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 100 करोड़। और खबर आ रही थी कि आईपीपीबी भी आने वाले समय में एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा। तो जो आईपीपीबी है या कोई भी अगर पेमेंट बैंक है, अगर वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहता है, कहा जाता है मिनिमम उनको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो ट्रांजिट कर सकता है।
तो ये कुछ बातें होती हैं रिलेटेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक जनता को डील करते हैं, इन्हें लोन देती है, इनके अकाउंट्स खोलती है, ये सारी चीजों में इन्वॉल्व रहती है। लेकिन इनसे कहा जाता है कि जो आपका 50%, मान लो इन्होंने 100 लोगों को लोन दिया है, तो कहा जाता है कि उसमें से जो 50 लोग हों उनको मैक्सिमम जो आपने एक लोगों को लोन दिया है वो 25 लाख का होना चाहिए। यानी कि जो आपका 50% लोन है वो 25-25 लाख के पोर्टफोलियो का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये कोई ज्योग्राफी स्पेसिफिक नहीं है, कहीं भी इनके अपने ब्रांचेस आप देख सकते हो, ठीक है। कोई इसका ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशन नहीं है कि यहीं पे खुलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये सब आप लोग ध्यान रखे रहना। ये बैंक्स के जितने भी काम होते हैं सब करती है। किसके कहने पे बनाई गई थी? उषा थोराट जी के। अब आते हैं हमारे पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स बहुत डिफरेंट बैंक होते हैं। इनकी कुछ खास बात, इसको लाया गया था ताकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां तक आराम से बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जा सके। जो छोटे मोटे लोग जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी वाले, ठेले वाले, इन लोगों को भी बैंक के साथ में शामिल किया जा सके। तो इनके ऊपर एक खास कार्रवाई ये की जाती है कि भाई कभी भी आप लोग अपने वहां पे अगर अकाउंट खोल रहे हो तो ध्यान से खोलिएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सेविंग्स और करेंट अकाउंट खोलेंगे। टर्म यानी कि एफडी और आरडी इन्हें अलाउड नहीं है, ये लोग एफडी आरडी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सेविंग और करेंट अकाउंट्स अपने वहां पे खोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको कहा गया कि आप लोन नहीं दोगे, क्योंकि आप लोग ऐसे एक सेक्टर के लिए हम लोग लेकर के आ रहे हैं, सरकार उनके लिए अलग अलग स्कीम लाती है, पर आप लोन नहीं दोगे, आप लोन का अपना पैसा कहीं मतलब आपको कहीं भी लोन वगैरह नहीं देना होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ना तो ये एफडी आरडी कर रहे हैं ना लोन दे रहे हैं। अगर लोन नहीं दे रहे हैं तो पहले अपने ऊपर का जो रिस्क है वो कम कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मान लो कोई लोन लेके भाग गया, वैसा तो रिस्क इनके ऊपर है ही नहीं, यानी कि इन्होंने रिस्क को मिनिमाइज कर दिया। कभी भी कोई बैंक अपने रिस्क को कम कर देता है अपनी एक्टिविटी कम करके, कहा जाता है ये नैरो बैंकिंग कर रहा है। तो आप कह सकते हो पेमेंट बैंक नैरो बैंकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। प्लस पेमेंट बैंक की आप लोग इन जनरल कोई ऑफिस देखोगे, ब्रांचेस ऐसे नहीं देखोगे, तो ये वर्चुअल को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। फिलहाल में अपने वहां पे जो पेमेंट बैंक की शुरुआत हुई थी ये नचिकेत मोर जी के कहने पे हुई थी, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे जो आपका मैक्सिमम डिपॉजिट हो सकता है किसी भी पेमेंट बैंक के अंदर वो 2 लाख हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अब याद रखे रहो क्या नहीं करेंगे, सिर्फ सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट खोलेंगे, एफडी आरडी नहीं देंगे, लोन नहीं देते हैं, 2 लाख तक मैक्सिमम डिपॉजिट लेते हैं। कोई भी अगर पेमेंट बैंक खोलना चाहता है तो उसको 100 करोड़ की मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिस दिन से अपना काम शुरू किए उसी दिन से उन्हें टैग दे दिया जाता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। लेकिन पेमेंट बैंक के साथ ऐसा नहीं है, इनकी शुरुआत से इन्हें कभी भी ये टैग नहीं दिया जाता है, वो बाद में दिया जाएगा, ठीक है, जब वो क्वालिफाई करेंगे। जैसे फिलहाल में ये 6 बैंक है अपने वहां, है ना, लेकिन 6 में एयरटेल, आईपीपीबी, फिनो और पेटीएम, सिर्फ यही 4 हैं जो कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं, ये 2 नहीं है, याद रखना। तो इनके कमेंसमेंट से इन्हें ये टैग नहीं मिलता है, वो बाद में मिलता है। ये कुछ खास बातें होगी किसके बारे में? पेमेंट बैंक्स के बारे में। ओके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, मैं यहाँ टाइम से बाउंडेड हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा डीप में पढ़नी है और आप चाहते हो कि इसकी और ज्यादा चीजें इससे रिलेटेड हम लोग जान लें, ठीक है, तो आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। क्यों मैं आपसे ये बात कहती हूँ? क्योंकि मैं यहाँ टाइम बाउंडेड हूँ, यहाँ पे लगातार क्लासेस आती रहती हैं, एक के बाद एक अभी 6:30 बजे से क्लास होगी, ठीक है, तो ऐसे क्लासेस आती रहती हैं। तो उस हिसाब से मुझे क्या करना होता है, मुझे थोड़ी बाउंडेशन में रखनी होती है अपनी क्लासेस को। ओके, खैर, तो ये हमने पेमेंट बैंक देख लिया, तो ये हमारे बैंक्स हो गए। हिस्ट्री हमने देख ली, इनकी कैटेगराइजेशन देख ली, बैंक की क्या क्या कैटेगरी होती है, इनकी वर्किंग क्या होती है, कौन किस तरीके का बैंक होता है। तो मुझे उम्मीद है अब आप लोग बता सकोगे, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं, जरा एनबीएफसीज को देखते हैं। ये देखो, ये पॉपुलर एनबीएफसीज हैं। तुम लोगों को लगता होगा ये पॉपुलर एनबीएफसीज हैं, एलआईसी भी एनबीएफसी है, ऐसे सोचोगे तुम लोग, ठीक है कि नहीं है, ये हम लोग जरा बात करते हैं, ठीक है। थोड़ी हो सकती है वीडियो लैग करती हो, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, वीडियो हल्की हल्की लैग कर रही है, 1-2 मिनट का अवॉइड करना, मुझे उम्मीद है कि बाकी टाइम में ये सही हो जाएगी। अब जरा एनबीएफसी के फुल फॉर्म पे ध्यान दो आप लोग, क्या लिखा हुआ है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये क्या होता है? ये होता है एनबीएफसी। बैंकिंग के आगे एक शब्द लगा हुआ है नॉन, और एक शब्द उसके फिर इधर आगे लगा हुआ है फाइनेंशियल, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो फाइनेंस में तो इन्वॉल्व है लेकिन एक बैंक नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या, अगर मान लो मैं अपना काम ऐसे मनी लेंडर्स, क्या मनी लेंडर्स बैंक होते हैं? नहीं, लेकिन वो एनबीएफसी भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ जरूरी नहीं है कि जो भी फाइनेंस में इन्वॉल्व है वो बैंक में होगा ही। ये एनबीएफसीज होती हैं, ये थोड़ी डिफरेंट होती हैं। ओके, इनका क्या क्या काम होता है देखो,
जो एनबीएफसी होती है, जैसे जितने भी बैंक्स होते हैं, बैंक्स को देखने के लिए आप लोगों का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई एक्ट है, इसके अंदर गवर्न होती हैं। जो भी एनबीएफसीज होती हैं, एनबीएफसीज का गवर्नेंस आरबीआई करता है एज पर कंपनीज एक्ट। तो ये कंपनी की तरह से रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट 1956 में। ये किसी भी तरीके के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती हैं, जैसे लोन या एडवांस दे सकती हैं, या शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज इसको इशू कर सकती हैं, या हो सकता है किसी हाउसिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या किसी इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में, पेंशन में, किसी भी सेक्टर में इन्वॉल्व हो सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन एक बैंक नहीं होता है। ओके, अब देखो, जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होती है ये एक कंपनी होती है, और जो कि अपना काम इस तरीके से करती है, ठीक है। इसमें जो होता है, इनका प्रिंसिपल बिजनेस होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्रिंसिपल बिजनेस होता है ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट्स अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट इन वन लमसन और इन इंस्टॉलमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन और इन एनी अदर मैनर। इसी को हम लोग कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर रेसिडुअरी नॉन बैंकिंग कंपनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा ध्यान दो, ये कहाँ गए। हाँ, बेसिकली कभी भी अगर आपसे बोला जाता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हम किसे कहेंगे, कोई भी ऐसी कंपनी जो कि बैंकिंग का काम छोड़ के किसी और फाइनेंस में इन्वॉल्व है, वो नॉन बैंकिंग है। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स देखते हो, वो एक आप लोगों की एनबीएफसी है जो कि फर्दर किसी और काम को कर रही है। जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक एनबीएफसी है लेकिन कोई और काम कर रही है। एसेट फाइनेंसिंग कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो ये है तो सबके सब फाइनेंस में, लेकिन एक बैंक नहीं है, ये एनबीएफसी है। ओके, देखो, कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई है कंपनीज एक्ट के अंदर, और इसका सेंस है कि ये अपना बिजनेस कमेंस कर सके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, उसको कुछ चीजों को फॉलो करना होता है। सबसे पहला कि ये कंपनी की तरह से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, इसका जो नेट ओन फंड होना चाहिए मिनिमम 200 लाख होना चाहिए, ठीक है। इससे कम पे इन्हें ये सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाएगा, ये एनबीएफसी की तरह अपना काम नहीं कर सकती हैं। 200 लाख का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 करोड़। यानी एनबीएफसी का जो मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए वो 2 करोड़ का होना चाहिए। अब पहले आप एक एनबीएफसी बनोगे, उसके बाद अगर आप चाहते हो तो अपना बिजनेस कुछ और भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई एनबीएफसी है, वो चाहता है अपना एटीएम शुरू करना, तो पहले तो आप एनबीएफसी की तरह से क्वालिफाई करो, 2 करोड़ होना चाहिए, आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो। दूसरा, अगर अब आप चाहते हो एक व्हाइट लेबल एटीएम शुरू करना अपना, तो उसके लिए आपको 100 करोड़ चाहिए होगा। ऐसे आप नहीं शुरू कर सकते हो, एक नॉर्मल एनबीएफसी इसको नहीं शुरू करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग जरा ध्यान रखे रहो। एनीवे, अगला देखो, अगर हम लोग बातें करते हैं एनबीएफसीज की कैटेगराइजेशन कैसी होती है, तो देखो, एनबीएफसीज की अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें, ये जो होती हैं, ये इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ लाइबिलिटीज इनटू डिपॉजिट एंड नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। तो कोई भी एनबीएफसी अगर वो डिपॉजिट या नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है, देखा जाता है इसकी किस तरीके की लाइबिलिटी, उससे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। फिर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो है, ये अपने साइज के हिसाब से देखी जाती हैं, क्या ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है, 500 करोड़ का इनका नेटवर्क फंड है कि नहीं, तब जाकर के हम लोग इनका डिवीजन फर्दर करेंगे, ठीक है। बाय द काइंड ऑफ एक्टिविटी दे कंडक्ट विद इन दिस बोर्ड कैटेगराइज किया जाता है इनको, ठीक है। तो अब देखो फर्दर किस किस तरीके से हम इनका कैटेगराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हमें एक दिख रहा है एसेट फाइनेंस कंपनी। तो इसका बेसिक क्या होता है, ये एक कंपनी होती है जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह से वर्क करती है। इनका प्रिंसिपल बिजनेस होता है कि फाइनेंस करें फिजिकल एसेट्स के लिए, सपोर्टिंग प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी एनबीएफसी जो इस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व होती है, वो एक एएफसी कहलाती है, यानी एसेट फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट एनबीएफसी देखो, ये हमें क्या दिख रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी। इनका जो बेसिक काम होता है, इनका जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है, वो होता है सिक्योरिटीज को एक्वायर करना, तभी तो इनका नाम है इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी इन्वेस्ट कर रही है, तो सिक्योरिटीज को एक्वायर करके इन्वेस्ट कर रही है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है। अगला क्या दिख रहा है, लोन कंपनी। लोन कंपनी का जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है, वो होता है कि ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंस, या तो लोन दे करके, या एडवांसेस, या किसी भी और तरीके से, लेकिन बेसिक इन लोगों का अपना लोन देने का काम हो जाता है, ठीक है। अब ये आप लोग देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होते हैं आप लोगों के, एनबीएफसी की माइक्रो फाइनेंस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। एनबीएफसी की माइक्रो फाइनेंस, तो जो एनबीएफसी की माइक्रो फाइनेंस होते हैं, ये लोग माइक्रो फाइनेंस लेवल पे लोन दिया करते हैं। माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है छोटे अमाउंट का लोन देना, उसके साथ ही साथ में उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में थोड़ी सी लिटरेसी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये आप लोगों के एनबीएफसीज हो जाते हैं, एमएफआई वाले। अगला ये देख लो आप लोग, एनबीएफसी फैक्टर्स और एमजीसी और नॉन ऑपरेटिव। ये सब आप लोगों से एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इतने डीप में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कभी इतना ज्यादा डीप में पूछा नहीं जाता है। बस आप लोग ये देख लेना पीडीएफ में किस किस तरीके के होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है, ओके।
बाकी बैंक्स के बारे में हमने पढ़ ही लिया। अब जरा देखो, अगर हम बातें करते हैं बेसिक इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है, तो एज पर आरबीआई की वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, एनबीएफसी जो होते हैं ये पैसे देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और इनकी जो एक्टिविटी होती है लगती है कि बैंक की तरह है, लेकिन बैंक की तरह एग्जैक्टली नहीं होती है। एनबीएफसी कभी भी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं तो ये एफडी करते हैं, कभी भी ये लोग करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट नहीं खोलते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, बैंक्स के ऊपर ऐसा नहीं होता, बैंक्स तो इसे खोल सकते हैं लेकिन एनबीएफसी नहीं इसे खोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एनबीएफसी कभी भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के पार्ट नहीं होते हैं, वो कभी भी चेक्स वगैरह नहीं इशू कर सकते हैं। बैंक के नाम पे आपको चेक दिया जाएगा, किसी एनबीएफसी के नाम पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो इसके पार्ट नहीं होते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डीआईसीजीसी इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसीज अनलाइक इन केस ऑफ बैंक, ठीक है। तो ये डीआईसीजीसी होता है जिसका काम होता है, कभी भी अगर कोई भी बैंक फेल होता है, आरबीआई की सब्सिडियरी है, कोई भी बैंक फेल होता है तो ये अब उनके जो कस्टमर्स होते हैं उनके अकाउंट पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करे कि उन्हें कुछ पैसे लौटा सके, ठीक है। जो भी बैंक के कस्टमर्स होते हैं उन्हें तो इसकी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जो भी एनबीएफसी के कस्टमर्स होते हैं उन्हें नहीं मिलती है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, एनबीएफसीज और बैंक्स के बीच में, ठीक है। सो ये हमारा आज का सेशन था और ये हमने बातें करनी थी। एनबीएफसी के बारे में बहुत ज्यादा डीप में आपसे नहीं पूछा जाता है, जितना पूछा जाता है वो है आपके सामने, ठीक है। थोड़ी और चीजें वो मैं आपके साथ में अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करूंगी, जब भी हम लोग एआईएफआई करते हैं तो थोड़ी और चीजों को भी हम लोग वहां डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी भी आप लोग सोच सकते हो मनप्पुरम हो गया, मुथूट हो गए, ये सारे क्या है, ये सबके सब एनबीएफसीज ही होते हैं, ओके। तो अब सिस्टमिकली वगैरह क्या है ये हम लोग अपने अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करते चलेंगे। एनबीएफसी के लिए एक मैं स्पेशल सेशन भी कंडक्ट कर लूंगी जहां पे मैं आपको पूरा और समझा दूंगी, ओके। एनीवे, ये हमारी आज की क्लास थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों से। अगर आप लोग ये चीजों को डीप में पढ़ना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑफ माइन, विद्या बैच। यहाँ पे काफी सारी चीजों को आपको डीप में बताया जाएगा, ठीक है। और इसकी प्राइस है 1500, बट इफ यू आर यूजिंग द कूपन कोड SUSHMITA तो इस पे आपको 45% ऑफ मिल जाएगा। अब आप लोग बहुत लोग सोचते होंगे इतने पैसे क्यों लगाए, खुद सोचो कितनी इसकी प्राइस हुई, कितनी होगी, इसको माइनस करके देखो, ठीक है। अगर आप लोग अपनी जनरल रूटीन में से भी कुछ चीजों को छोड़ देते हो ना, इधर लगा सकते हो बैचेस में, इसमें लगा लो, बैंकिंग सुपर एलीट में लगा लो, गोल्ड बैच में लगा लो। ये आप लोगों का एक इन्वेस्टमेंट है, ये आपका पैसा खर्च नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो कल जाके आप लोगों को एक परमानेंट जॉब दिलाएगा, ठीक है। तो डू नॉट थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग, एंड आई कैन अश्योर यू, यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स वगैरह बता रही हूँ, पूरे टाइम के साथ बता रही हूँ, आप लोग इसे ज्वाइन करोगे तो आपको बेनिफिट खुद ही नजर आएगा, ठीक है। प्लस एक सेपरेट ग्रुप होगी जिसमें मैं आप लोगों को बैंकर्स के साथ में शामिल रखूंगी, जहां मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो बैंकर्स हैं, वो आपको एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट ये हमारी गोल्ड बैच है, सेकेंड वर्जन इसका आ रहा है 1 अगस्त से, विद्या बैच भी 1 अगस्त से शुरू हो रही है, ठीक है। इसमें भी रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड SUSHMITA। कंप्यूटर सर्टिफिकेशन, अगर आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, ओके। चलो, तो ये हमारी आज की क्लास थी, एंड अगेन इतने कम दिनों में बहुत सारा प्यार मिला, उसके बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। टॉप पर नाम आ गया था अगेन ऑन गूगल एज वेल, तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग कि स्टूडेंट्स का इतना सारा प्यार, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन। आई होप यू पीपल एंजॉयड द सेशन एंड यू लाइक्ड इट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।